नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय मनीष में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे चैनल पर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट अब आपको कराए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको गणित का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं और ये प्रैक्टिस सेट हमारा पहला होगा। तो आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं गणित का पहला प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। कार्य और समय से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, एक सूत्र आपको पता है कि M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो कितनी बिल्लियां हैं हमारे पास? 100 बिल्लियां 100 आदमियों की तरह हो गई, तो मैन की कैटेगरी में रख दो। तो ये हो गया 100 और डेज 100 दिन 100। और कार्य कितना कर रही हैं? 100 चूहे मार रही हैं। सामने जाऊं तो इधर कितनी है? 4 बिल्लियां और 4 चूहे, दिनों की संख्या आपको बतानी है। तो 4 गुणा D2 बटा 4। तो ये 4 से 4 कट गया, इधर 100 से 100 कट गया। तो आपका D2 कितना आ जाएगा? आपका D2 आ जाएगा 100 दिन। तो ये आप लिख लेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो सूत्र आप लिख लेंगे और इससे ऐसे टाइप के आप प्रश्नों को कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 100 दिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि 100 मदों का औसत 30 पाया गया। यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया हो तो सही औसत क्या होगा। आप एक चीज यहां से देख पा रहे हो कि मदों की संख्या मेरी कितनी है। मदों की संख्या मेरी 100 है और औसत 30 है। तो पहले आप टोटल निकाल लीजिए। तो मदों की संख्या 100 है और औसत है 30। अब यहां एक काम करेंगे कि जिनको सही लिखा गया है, मतलब जो सही है, उनको तो आप प्लस में लीजिए और जो गलती से लिख गया है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो सही क्या है? 23 था सही, 11 सही था, लेकिन 23 की जगह लिख गया 32, तो ये माइनस कर देंगे। और 11 की जगह 12 लिख गया तो ये 12 माइनस कर देंगे। तो पहले आप टोटल निकालो कि टोटल कितना आएगा। तो 23 11 आपका होता है 34, 34 माइनस 44 माइनस का 10 और ये 3000। तो 3000 माइनस 10 यानी आपका टोटल आया 2990। अब टोटल आपका 2990 आया है, आपको औसत ही बताना है। तो औसत बताने के लिए आप जो टोटल मद हैं उनका भाग कर देंगे। तो मदों की संख्या मेरे पास 100 है, तो मेरा आ जाएगा 2990 बटा 100। तो ये आ जाएगा 29.9। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं आगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपका। कह रहा है किसी 3 धन पूर्णांकों, देखिए ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का जोड़ 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या से 2 गुना है तो उनका गुणनफल बताइए। तो पहले जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मान लो वो 3 संख्याएं मेरी x, y और z हैं। इनके वर्गों का जोड़ आ रहा है 323। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 323। अब कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या से 2 गुना है। तो 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और तीसरी संख्या से 2 गुना है तो ये हो जाएगा 2z। अब आपके पास 2 समीकरण है, इनसे ही सारा काम हो जाएगा। तो आप क्या काम करोगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर रख दो। तो ऊपर रख देंगे, इसका जो मान है वो 2z है, तो 2z प्लस जेड स्क्वायर बराबर 323। अब आप क्या काम कीजिए, यहां से आप z बाहर निकाल दीजिए। z बाहर निकल कर आएगा तो 2 प्लस जेड बनेगा बराबर 323। तो आपको एक काम करना है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां
दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो इस 323 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़िए जिनका गुणनफल 323 आ रहा हो। तो मैं देखता हूं 17 और 19, तो z गुणा 2 प्लस z बराबर, इसको लिख देंगे 17 गुणा 19। तो आपको यहां भी पता चल गया कि यहां भी इनका अंतर 2 है और यहां भी अंतर 2 है, तो z आपका आ जाएगा 17, एक निकल आया। अब ऊपर रख दीजिए इसका मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z यानी 17 दूनी 34। अब यहां आपको क्या काम करना है, यहां ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 34 आ रहा हो। तो ऐसी संख्याएं मुझे बहुत करीब भी मिल जाती हैं, 1 2 3 4 ऐसे हिसाब लगा लूंगा इन पर। तो मैं देखूंगा कि 3 तिया 9 प्लस 5 पंजे 25, 25 और 9 34 होता है। तो आप चाहें तो x को 5 बता दीजिए, y को 3 बता दीजिए, या x को 3 रखिए y को 5 रखिए। तो मैं यहां से दे सकता हूं कि x आ जाएगा मेरा 3, y आ जाएगा मेरा 5 और z आ जाएगा मेरा 17 यानी 17। अब पूछा हुआ क्या है, पूछा हुआ है तो उनका गुणनफल आप बताइए। तो गुणनफल बताने के लिए आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है या गुणा कर देना है। तो 17 पंजे 85 और 85 तिया होते हैं आपके 8 तिया 24 और 5 तिया 15 यानी 255। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है पाई चार्ट और बार ग्राफ का प्रश्न है कि निम्न पाई चार्ट एवं बार ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दें। पाई चार्ट 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को दिखाता है। तो पहले तो विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी में छात्र और छात्राएं दोनों काउंट होते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ रही है 6 विद्यालयों में 8500, और वो 6 विद्यालय आपके ए बी सी डी ई और एफ। तो ये 100% का होता है जो आपको दिखाई दे रहा है सर्कल, और डिग्री में देखो तो ये 360 डिग्री होता है। नीचे क्या दे रखा है, बार चार्ट विद्यालयों में छात्राओं की संख्या, मतलब छात्रों की संख्या नहीं दी गई है, विद्यार्थियों की दी गई है जिनमें छात्र छात्राएं शामिल हैं, और छात्राओं की अलग से दे रखी है, घटाकर आप निकाल भी सकते हो। तो ये कह रहा है बार चार्ट विद्यालयों में छात्राओं की संख्या को दर्शाता है। तो ए बी सी डी ई एफ इनमें क्रम से आपको छात्राओं की संख्या नीचे बार चार्ट में दे रखी है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, इससे संबंधित पहला प्रश्न है विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कम तुलना करनी है जी। तो पहले ई में देखिए छात्र नहीं, ये विद्यार्थी ही होगा, विद्यार्थियों, नीचे भी यहां विद्यार्थी होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेंगे, विद्यार्थियों। देखते हैं जी, ये कह रहा है विद्यालय ई में विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए एवं बी के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले आप ई में विद्यार्थियों की संख्या निकाल लो। तो आप ई में विद्यार्थियों की संख्या निकालने जाएंगे तो आप क्या काम करेंगे, कुल विद्यार्थी कितने 8500, और ई का परसेंटेज कितना है जी, ई का परसेंटेज है आपका 18%। तो गुणा 18/100, तो ये इससे कट गया, और आपको 85 की गुणा 18 में करनी है। तो 18 पंजे 90 और 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, 1440 वो, तो ये हो जाएगा 1530। अच्छा जी, अब कह रहा है ए एवं बी के कुल विद्यार्थी, तो ए और बी दोनों को मिलाकर विद्यार्थी निकालने। तो ए में 12% है और बी में 16% है, टोटल परसेंट हो गया आपका 28। तो 8500 का 28% बटा 100, यहां भी गुणा कीजिए, ये इससे कट गई 2 शून्य। तो 85 में 28 की गुणा करेंगे, तो 85 में 28 की गुणा करेंगे तो कर दीजिए जाकर, 8 पंजे 40 का 0, 4 8 अट्ठे 64, 4 68, 2 पंजे 10 का 0 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 0।
8, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और 1 17 होगा। तो ये हो जाएगा 8 7 6 13, 2380। अब उन्होंने पूछा हुआ क्या है? उन्होंने पूछा हुआ है कि कितने प्रतिशत कम है ए प्लस बी के टोटल विद्यार्थियों को मिलाकर। तो आप यहां क्या काम करोगे? यहां आप काम करोगे कि 2380 में से आप 1530 को घटाओगे, क्योंकि कम देख रहे हो आप, और किसके मुकाबले? ए प्लस बी के छात्रों के मुकाबले कितने परसेंट कम है। तो नीचे भाग 2380 का जाएगा ए प्लस बी में जो छात्र हैं, तो 2380, और प्रतिशत बताना है तो गुणा 100। इसको निकालते हैं जी। ये आ जाएगा आपका यहां से 850 गुणा 100 बटे 2300, 238, 2380 एक्चुअली। तो 0 से 0 काट दो, तो ये हो जाएगा 8500 बटा 238। और इसको आप सॉल्व करेंगे, या आप सॉल्व करके देख लेना, इसका जो मान आएगा वो 35.7 आएगा। 35.7, यानी आपका लगभग कितने प्रतिशत हो गया? 36% इसका मान हो गया। तो इसका आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है इसमें कि विद्यालय डी में छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो विद्यालय डी में छात्रों की संख्या देखते हैं। विद्यालय डी में छात्रों की संख्या, और पहले ही आपको अवगत करा चुके हैं कि हम जो निकाल रहे हैं, हमारे यहां लिए जो गिवन है वो विद्यार्थियों की संख्या है। तो छात्रों की संख्या निकालने के लिए आपको छात्राओं की संख्या घटाकर निकालना पड़ेगा। तो पहले कुल छात्र देख लेते हैं। तो किसमें? डी में। डी में कुल विद्यार्थी, डी में कुल विद्यार्थी कितने हैं जी? डी में कुल विद्यार्थी हैं आपके कितने प्रतिशत है? 14%। तो 8500 का 14/100। तो ये 2 0 से 2 0 पुनः कट गई, तो आप 14 की गुणा कर लेंगे 85 में। तो 14 पंजे 70 का 0 हासिल 7, 14 अट्ठे 112 और डी में कुल विद्यार्थियों की 112 और 7 119। हाँ जी, 1190 आ जाएंगे। अब ये तो विद्यार्थियों की संख्या आई डी में, आपको छात्रों की संख्या निकालनी है। तो डी में छात्रों की संख्या, डी में छात्रों की संख्या, डी में छात्रों की संख्या निकालने के लिए आप 1190 जो कुल विद्यार्थी आए डी में, उनमें से छात्राओं की संख्या घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 340, और यहां घटाएं तो 0, ये बचा 5, 850। अब कह रहा है कि विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है? बी में छात्राओं की संख्या, तो बी में छात्राएं आपकी दी हुई हैं बार चार्ट में। तो बी में छात्राएं 680। तो अनुपात निकालना है जी आपको। छात्र कितने आए थे? डी में छात्र आए थे 850 और बी में छात्राएं आई हैं 680। 0 से 0 उड़ा दो, 17 पंजे 85 और 17 चौका 68। तो ये अनुपात आ जाएगा 5:4। तो यहां पर हम टिक करेंगे सी आंसर। अब अगला कुछ प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 20% छात्र एवं 12% छात्राएं गैर स्थानीय हैं, बाहर के शहरों के हैं, तो सभी विद्यालयों में कुल स्थानीय विद्यार्थी कितने हैं? अच्छा, मतलब 20% आपके बाहर वाले हैं, तो स्थानीय कितने हो गए? 80%। तो इस बात को भी यहां लिख लेते हैं कि 80% तो छात्र स्थानीय हैं। ये कह रहे हैं 12% छात्राएं बाहर की हैं, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो 88% स्थानीय हो गई छात्राएं।
ये जी छात्र जो स्थानीय हैं और ये छात्राएं जो आपकी स्थानीय हैं, यानी उसी शहर की हैं जिस शहर में आपके विद्यालय हैं। तो देखते हैं, मैं यहाँ एक काम करता हूँ, पहले मैं टोटल छात्र देख लेता हूँ कि छात्र कितने हैं। तो मुझे छात्रों की संख्या निकालनी हो तो पहले छात्राओं की संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो कुल छात्राएं अगर हम कुल छात्राएं देखें तो इसको जोड़ दीजिए, तो 0 आएगा, जोड़ें तो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 8 17, 17 8 25, 25 5 30, 30 की 0, हासिल आपका 3 गया, 4 3 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 7 27, 7 34। तो आपकी जो छात्राएं हैं वो 3400 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 8500। तो कुल छात्र कितने होंगे? कुल छात्र जो मेल हैं, तो आप 8500 में से घटा दीजिए 3400। अगर 8500 में से आप 3400 निकालते हो तो ये कितने बचेंगे? 0 0 1 और 5100। जी हाँ, तो आपके कुल छात्रों की संख्या आ गई 5100। अब कितने परसेंट छात्र स्थानीय? 80%। तो आपको 5100 का तो लेना है 80%। अच्छा, और कितने प्रतिशत छात्राएं स्थानीय? 88%। तो 3400 का लेना है आपको 88% अपॉन 100। काटिए जो कुछ कट रहा है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है जी, तो 5 अट्ठे 40, 108, ये हो जाएगा 4000 और हाँ 4080 प्लस 34 गुणा 88, 34 गुणा 88। तो 34 गुणा 88 अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। 34 गुणा 88, 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल 3, 8 तिया 24, 24 3 27 गुणा 8 तिया 24 का 4, हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26। तो ये हो जाएगा 2, 7 4 11, 7 4 11 का 1 मिनट गुणा दोबारा करनी पड़ेगी। 88 गुणा 34, 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल 3, 4 अट्ठे 32 3 35, ठीक है। 3 अट्ठे 8 या 24 का 4, हासिल 2 और 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26। तो ये आ जाएगा आपका 2 5 4 9, 6 3 9 2, 2992। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, तो जोड़ो, 2 यहाँ रहेगा आपका, 9 और 8 17, 17 का 7, हासिल गया 1, 9 और 1 10 की 0 और 4 और 2 4 और 2 6 और 1 7। तो आपका इसका पहले का आंसर आ रहा होगा 7072, यानी 7072। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक पाई चार्ट देकर कई सारे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, लेकिन आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी सुधार लेनी है। चलते हैं आगे क्वेश्चन एक बहुत आसान सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 256 की पावर 0.16 है और 256 की पावर 0.09 है। तो आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? तो आप लोग एक बात अच्छी तरह जानते हो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। आप लोग एक बात अच्छी तरीके से जानते हो कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 256 की जो पावर है 0.25, और इसको लिख सकते हैं 256 की पावर 0.25 आ रहा है, इसका मतलब है 1/4। अब इसको देखो, ये 256 है, इसको लिख सकते हैं आप
4 की पावर 4 और ऊपर पावर होगी 1/4। तो आप यहाँ एक रूल जानते हो कि 4 की पावर 4 गुणा 1/4, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। तो ऐसे आसान क्वेश्चंस में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखिए, ऐसी समीकरण को हल करने से पहले आपको एक लॉ का पता होना चाहिए, बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास, ये हो गया आपका ब्रैकेट, ये हो गया ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, ये हो गया डिवीजन, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका एडिशन, और लास्ट में सबसे आप अप्रोच करते हो सब्ट्रैक्शन को लेकर। यानी आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन भाग, भाग के बाद मल्टीप्लाई पर जाते हो, उसके बाद सम पर जाते हो, एडिशन पर, और उसके बाद जाते हो सब्ट्रैक्शन पर। तो यहां क्या दिया हुआ है जी, देख लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास रूल का हम यूज करने वाले हैं यहां, तो ये आप लिख लेंगे। तो 36 माइनस, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करोगे, तो 2 बाहर रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर भी आप डिवीजन को पहले सॉल्व करोगे, तो 20 प्लस ये हो जाएगा 12/4 और गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और प्लस 12, आगे आ जाओ। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2, तो 20, इसको सॉल्व कर दो पहले ही, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 और प्लस 12, तो 36 माइनस 2, तो 20 प्लस, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और प्लस 12। अब आप पहले एडिशन को सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2, 20 और 9 29, माइनस 4 और प्लस 12। अब आप ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन को कर लोगे, तो ये जाएगा 36 माइनस 2, ये हो जाएगा 25 प्लस 12। अब फिर से यहाँ मल्टीप्लाई आ गई, तो पहले मल्टीप्लाई को कीजिए, तो 36 माइनस 50 प्लस 12, हाँ जी, तो 36 और 12 हो गया आपका 48, 36 और 12 हो गया 48, 48 माइनस 50 माइनस का 2, इसका आंसर होगा आपका, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 2। तो ऐसे निकालते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, पहले ब्रैकेट, फिर आपको ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सबसे बाद में सॉल्व करना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो समीकरण क्या कह रही है कि 449 प्लस 144 स्क्वायर माइनस 449 माइनस 144 स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 449 गुणा 144। तो दो ही संख्याएं हैं, 449 और 144। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को खोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के कट जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ab प्लस 2ab, 2ab प्लस 2ab, ये हो जाएगा आपका 4ab। ये फॉर्मूला आप याद रखें, इसको a की तरह ट्रीट करें, इसको b की तरह ट्रीट करें, इसको a की तरह ट्रीट करें, इसको b की तरह ट्रीट करें, तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर यानी 4ab। तो ये हो गया 449 प्लस 144 और नीचे क्या लिखा हुआ है, अच्छा मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी, ये हो गया है मल्टीप्लाई।
और 2 449 गुणा 144, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा और 2 दूनी 4, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका 2 रहेगा। तो इस फॉर्मूले का आप ध्यान रखें। चलते हैं आगे। अगला कह रहा है कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, 5% कटौती पर बेचता है, यानी अंकित मूल्य का 95%। ठीक है, यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो तो वह वस्तु 532 पर बेची गई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो एक काम करेंगे कि माना क्रय मूल्य कितना 100x ले लो। अब कह रहा है क्रय मूल्य से 12% अधिक हो, 12% अधिक हो, तो आप इसको कर लेंगे 112, तो 112x अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य से कितनी कटौती पर बेच रहे हैं? अंकित मूल्य से 5% की कटौती पर बेच रहे हैं, यानी अंकित मूल्य का 95% पर बेच रहे हैं वो, तो गुणा 95 और बटा 100, और फाइनल कीमत कितनी बनती है? फिर फाइनल कीमत बनती है 532। लो जी, सामने 532 आ गया। अब आप यहां x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप क्या कम करोगे? 19 कैसे काट देते हैं, तो 19 पंजे 95 और 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 19 अट्ठे 162। ठीक है, 28। अब ये 28 इस 112 को काट देगा, 2 चौक 8, 8 चौक 32, 4 बार काट देगा। ठीक है, तो ये क्या बना? 4 पंजे 20, 20x अपॉन 100 बराबर 1। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी 100/20 यानी 5। तो आपको निकालना क्या था? क्रय मूल्य निकालना था। क्रय मूल्य माना हुआ आपने 100x, तो ये हो जाएगा 100 क्रय मूल्य 100 गुणा 5 यानी 500, यानी 500 रुपए। तो इसका रहेगा पहला ऑप्शन ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और बोर्ड मास अभी देख कर आए हो आप। एक बार और बोर्ड मास देख लेते हैं कि बोर्ड मास क्या कह रहा है। हाँ जी, बोर्ड मास कहता है कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। यहां भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखिए। तो पहले इस ब्रैकेट में आप डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे, यानी भाग को। तो ये हो जाएगा 3/11 गुणा 22/6 माइनस 9/4, 9/4 गुणा 12/3, 12/3 प्लस 25/11 गुणा 22/10। आप काट पीट करना जानते हो। 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया, तो ये तो 1 आया। माइनस यहां भी काट दो, यहां काटें तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, क्योंकि मल्टीप्लाई को सॉल्व कर रहे हो। प्लस ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 2 से ये 5 बार कट गया और 5 से 5 बार कट गया, तो यहां बचा 5 प्लस का, तो 5 और 1 6 -9
तो इसका आंसर आ जाएगा -3। ये रहा आपके सामने। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 121 अपॉन 1.21 इज इक्वल टू 1.21 अपॉन x, यानी 121 अपॉन 1.21 बराबर 1.21 अपॉन x। तो इसको क्या कीजिए, इसको बहुत आसान अप्रोच है इसका करने का। 121 अपॉन 1.21 इज इक्वल टू 1.21 बटा x। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसमें 100, मतलब अगर 121 में 1.21 का भाग करें तो 100 आंसर आता है। तो आपको क्या काम करना है, आपको एक काम करना है, अब इन दोनों को उठा लेना है। तो 1.21 इज इक्वल टू 100x। तो आपको यहां ध्यान देना है कि किस ऑप्शन में 100 की मल्टीप्लाई करने पर 1.21 आएगा। तो कितने हैं, 100 हैं, 2 जीरो हैं, तो आप 2 दशमलव आगे बढ़ जाइए, 2 दशमलव लेफ्ट में चले जाइए। तो 1 और 1 2, आपका सी सही रहेगा कि अगर इसमें मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 1.21 आ जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और इसका मैं बहुत बढ़िया अप्रोच आपको बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर का आप एलसीएम बताइए, यानी लघुत्तम समापवर्त्य बताइए। मैं आपको महत्तम समापवर्त्य भी बताऊंगा यहां से। तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, पहले संख्याओं को अभाज्य गुणा के रूप में तोड़ लीजिए, इनके अभाज्य गुणनफल कर लीजिए आप, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको बोला जाता है। तो पहले आप क्या काम करोगे, पहली संख्या क्या है आपकी, बहुत बढ़िया अप्रोच लगाएंगे, 10 की पावर 2। तो 10 को तोड़ सकते हैं दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, 2 गुणा 5, और इसकी भी पावर है कितनी, 2 घात है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ध्यान से देखते रहना, बस 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, नया अप्रोच है। अब आपका 11 की पावर 2 है, तो 11 की घात 2 पर आ गए। देखिए 11 अपने आप में खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, केवल 11 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगला है आपका 12, तो 12 की पावर 2। तो 12 को आप तोड़ सकते हो, 2 गुणा 2 दूनी 4 दिया 12 गुणा 3, और इसका भी पावर 2। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 2। अब आप सभी में ये देख लीजिए इनमें क्या क्या आपका शामिल हुआ है। यहाँ 2 5 शामिल हुए हैं, यहाँ 11 है, यहाँ 2 3। तो हमारे कौन कौन से नंबर शामिल हो रहे हैं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं शामिल हो रही हैं। हमारी अभाज्य संख्याएं एक तो 2 शामिल हो रही है, एक 3 शामिल हो रही है, एक 5 शामिल हो रहा है, और एक 11 शामिल हो रहा है। तो हर किसी में मुझे इनको लिखना है, तो हर किसी में इनको लिखना है। तो आप एक काम करोगे, यहाँ 2 की पावर तो 2 है, लेकिन 3 नहीं है यहाँ, तो 3 की पावर 0 कर लीजिए। 5 है, 5 की पावर यहाँ 2 कर लीजिए, और 11 भी यहाँ नहीं है, तो 11 की पावर यहाँ 0 कर लीजिए। ऐसे ही इससे अगले में लिखेंगे हम, थोड़ा सा यहीं लिख लेते हैं। तो यहाँ ना 2 है, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर भी 0 रहेगा, यहाँ 5 की पावर भी 0 रहेगा, और 11 की पावर केवल 2 आएगा। अब यहाँ आते हैं हम अपने तीसरे वाले में। यहाँ 2 है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 यहाँ है नहीं, तो 5 की पावर 0, और 11 भी यहाँ नहीं है, तो 11 की पावर 0। अब आपको क्या काम करना है, अब यहाँ आपको एक काम करना है कि अगर आपको इनका एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्त्य बताना है, तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य लैसे क्या होगा, इनका लैसे होगा, आपको सबसे हाईएस्ट वाली पावर उठानी है, जो सबसे बड़ी पावर हो। तो पहले आप इनको देख लीजिए, 2 तीनों में देख लीजिए, तो 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ 4 है, तो 2 की पावर 4, गुणा का साइन लगाइए। 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ 2 है, अच्छा जी। 5 की सबसे बड़ी पावर कौन है यहाँ, 5 की सबसे बड़ी पावर यहाँ 2 है,
और 11 की सबसे बड़ी पावर यहाँ 2 है। अगर इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको एलसीएम मिल जाएगा बहुत आसानी से और बहुत कम समय लगता है। अगर आप वो टेबल बनाकर करोगे वो वाला मैटर लेकर कि 100, 121 और 144 और ऐसे चलाओगे, ये एक आपकी आसान विधि है, आप पहले से जानते हो, लेकिन इसमें काफी ज्यादा समय लगता है। मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी और यहाँ भी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 तिया 9, 5 पंजे 25 और 11 गुणा 11 121। 121। तो आप क्या कर सकते हो, इनकी गुणा करो, जो भी आंसर आए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और वहीं आपको इसी में मैं मैसे निकालना सिखा देता हूं। तो अगर मैं मैसे की बात करूं तो मैसे कैसे निकलेगा? आपने लैसे के लिए बड़ी पावर देखी थी, अब आप मैसे के लिए छोटी पावर देखोगे। तो मैसे के लिए छोटी पावर देखोगे, 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की सबसे छोटी पावर है आपकी यहां 0। 3 की सबसे छोटी पावर, 3 की सबसे छोटी पावर है यहां 0। 5 की सबसे छोटी पावर, 5 की सबसे छोटी पावर है यहां, 5 की भी सबसे छोटी पावर 0 है और 11 की भी सबसे छोटी पावर यहां 0 है। तो ये सब 1 हो जाएंगे, तो इनका मैसे आपका 1 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। किसी में 2 इन्वॉल्व नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 की सबसे छोटी पावर 0, इसमें 11 इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 3 इन्वॉल्व नहीं है, तो इनका मैसे 1 आएगा। तो आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी और क्वेश्चंस पर ये लैसे मैसे के लिए आप ट्राई करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 ऐसी संख्याएं जिनका अनुपात 2:7 है, यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है। मूल संख्याएं क्या होंगी? अच्छा, अनुपात कितना दे रखा है? अनुपात आपको दे रखा है 2:7। तो ये हो जाएगा 2x और कितने जोड़ने पर? 4 जोड़ने पर। 2x और 7x, 4 जोड़ने पर अनुपात, दोनों में 4 जोड़ देते हैं, दोनों में 4 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है आपका 4:9 यानी 4/9। हाँ जी, सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। तो आसान है, इसको आप आगे भी लिख सकते हो। आगे मत लिखो, मल्टीप्लाई कर लो। 9 दूनी 18x प्लस 9 चौके 36 इज इक्वल टू 7 चौक 28x और प्लस 4 चौक 16। तो संख्याएं पहले ही मान लेंगे कि संख्याएं 2x और 7x हैं। तो आप इसको इधर ले जाओ और उसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 18 10x और 36 माइनस 16 20। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक संख्या आएगी आपकी 2 दूनी 4 और एक आएगी आपकी 7 दूनी 14। तो 4 14 ये रहा। तो इसमें आपका बी आंसर रहेगा। एक आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है यदि ब्याज 20% अगर ब्याज यदि ब्याज 20% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष के पश्चात 2500 की राशि कितने की हो जाएगी। तो पहले शॉर्ट ट्रिक से करके देख लेते हैं। हाँ जी, आपको परसेंटेज क्या है? 20%। तो 20/100, तो ये आ जाएगा 1/5। तो आपको पता है कि अगर मूलधन आपका 5 है तो ब्याज आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मूलधन 5 है और मिश्रधन कितना हो जाएगा ब्याज सहित? 5 और 1 6। इन दोनों को काउंट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं इन दोनों को, 5 और 1 6। अब ये पहले वर्ष का हो गया, फिर दूसरे वर्ष का 5 और इधर भी 6। 3 वर्ष के लिए है तो फिर 5 और इधर हो जाएगा 6। 3 वर्ष के लिए लगातार लिख लिया मैंने। अब आप इनकी गुणा कीजिए। तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। इधर भी गुणा कर दीजिए। 6 छक 36 छिक्के 216। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि यहां आपका 2500 लिखा हुआ है।
कितना है आपका मूलधन, कितना है 2500। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर 2500 को मैं 125 से भाग करूं तो ये आएगा 20 बार भाग करने पर। तो आप सिंपल 216 में 20 की गुणा कर देंगे, 216 में 20 की गुणा कर देंगे तो गुणा कर दो आराम से, 2 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 4320। इसका आंसर सही रहेगा आपका सी क्वेश्चन, सी पार्ट सॉरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मैं अभी आपको बेसिक मेथड और सिखा देता हूं। बेसिक मेथड के लिए आप एक फॉर्मूला जानते हो कि मिश्रधन इज इक्वल टू, मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टा 100 और यहां आएगा आपका समय। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो देखते हैं मूलधन कितना है आपका, मूलधन है आपका 2500, 1 प्लस दर कितनी है 20% अपॉन 100 और कितना समय है 3 वर्ष का। तो आपको ये हो गया 2500 गुणा, इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1/5 और एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 1 6/5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 2500 गुणा 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5। तो एक काम करेंगे, काट लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ये रह जाएगा यहाँ 100 और इस 5 से काटेंगे तो 20। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 20 सिक्का 120 और गुणा 36, 6 36, तो वही बनेगा आपका 4320 रुपये। तो आप दोनों अप्रोच से जा सकते हो, ये आपका फॉर्मूले वाला अप्रोच है, ये आपका ट्रिक वाला अप्रोच है। आप किसी भी अप्रोच से अपना देख सकते हैं क्वेश्चन को। आगे बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है लाभ हानि से कि यदि 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर 11 रुपए है तो बैग का लागत मूल्य क्या होगा। हाँ जी, कह रहा है 11%, मान लो लागत मूल्य आपका 100% हो गया तो 11% हो गया 100, मतलब 11% बढ़ा दो 111 और ये 10% बढ़ा दो 110, ठीक है। तो माना लागत मूल्य कितना है, माना लागत मूल्य x है, माना लागत मूल्य है आपका x। तो कह रहा है कि 11% के लाभ पर, 11% के लाभ पर अगर आप बेच रहे हो तो इसका 111% हो जाएगा और 10% के लाभ पर इसका 110% हो जाएगा और इन मूल्यों का अंतर कितना आएगा, 11 आएगा। तो x का 111% बटा 100, ये तो x का 111% हो गया। अब इसमें से x का 110% घटा दो तो x का 110% बटा 100 और कितना अंतर आ रहा है जी, 11 का अंतर आ रहा है। तो आप इसमें से x बटा 100 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 111 माइनस 110 और बराबर 11। तो x बटा 100 आपका आ गया 11, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 1100 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा 1100 रुपये। अगर लागत मूल्य x है और 11% के लाभ पर बेचा जा रहा है, अगर हानि होती तो माइनस कर लेते उतना, लेकिन लाभ पर बेचा जा रहा है तो 100% में 11% जोड़ देंगे तो 111% हो जाएगा और यहां 10% लाभ पर बेचा जा रहा है तो यहां हो जाएगा x का 110%। अंतर कितना आ रहा है, दोनों अंतर के लिए माइनस लगा लेंगे और सामने 11 आ जाएगा, x निकाल देंगे और x कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। तो लागत मूल्य आपको यहां से मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से वही कार्य और समय का क्वेश्चन है
ये कह रहा है 240 व्यक्ति किसी कार्य भाग को 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, तो 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। यानी 12 दिन तक काम हुआ और उसके बाद 80 व्यक्ति चले गए वहां से, तो बचेंगे कितने? 160 बचेंगे। अब बाकी का काम 160 को करना पड़ेगा, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा, ये निकालना है आपको। चलिए देखते हैं बेसिक अप्रोच से। तो 240 व्यक्तियों का 30 दिन का काम, पूरा काम कर रहे हैं व्यक्तियों द्वारा 30 दिन में किया गया कार्य, व्यक्तियों द्वारा 30 दिन में किया गया कार्य, किया गया 30 दिन में गया कार्य, पूरे कार्य को खत्म करेंगे वो 30 दिन में। तो पूरे कार्य को, हाँ पूरे कार्य को, पूरा कार्य, पूरा भाग एक। तो मैं निकाल देता हूं कि 240 व्यक्तियों का एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/30। अब इन 240 लोगों ने, ये एक दिन का काम है 240 लोगों का, 30वां हिस्सा कर देते हैं वो, तो 12 दिन में कितना कर लेंगे वो पहले पता लगाते हैं। तो 240 व्यक्तियों का 12 दिन में किया गया कार्य, तो 12 की गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 12/30, यानी 2 छिक्के 12 या 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2/5। अब उन्होंने 12 दिन तक 2/5 काम निपटा दिया, तो बचा हुआ काम कितना रह गया? तो शेष कार्य निकालेंगे। तो शेष कार्य के लिए जाएंगे, पूरे कार्य में से 2/5 घटा देंगे, यानी इतना वो कर चुके हैं। 240 व्यक्ति 12 दिन में इतना निपटा चुके हैं, तो बचा कितना? 2/5 कार्य को उन्होंने निपटा दिया, तो बचा हुआ रह गया 5 एकम 5 माइनस 2, यानी 3/5। 5 में से 3 हिस्सा काम बचा। अब कह रहा है कि 12 दिनों के बाद 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए, यानी 240 में से 80 चले गए, तो अब व्यक्ति बचे आपके पास 160। तो इन 160 लोगों को ये बचा हुआ 3/5 कार्य करना पड़ेगा। और कितने दिन लगाएंगे? उन दिनों को निकाल देते हैं, उन दिनों को हम 12 में जोड़ देंगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बताया था कि M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। देखो जी, ये व्यक्ति कितने थे? व्यक्ति थे 240। इन्होंने कितने दिन काम किया? इन्होंने काम किया 12 दिन। और कितना हिस्सा निपटा दिया? इन्होंने 2/5 आपका निपटा दिया। ऐसे ही ये व्यक्ति कितने बचे? जब 80 चले गए तो 160 बचे। अच्छा, दिन निकालने हैं तो मुझे फिर से D2 निकालना है, और काम कितना बचा? 3/5 काम बचा। 5 से आप 5 को कैंसिल कर दोगे, और ये 2 से, ये 2 छिक्के 12, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? एक इधर 0 से 0 कट जाएगा। अब तो आपको ये करना है कि D2 का मान निकालना है, तो D2 का मान आएगा 24 गुणा 6 बट्टा 16। तो इसमें तो कुछ नहीं है, 8 से कट जाएगा। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, और 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 तिया 9। एक सेकंड, आठ तिया 24, 8 दूनी 16, ये 6, 240,
एक बार फिर से देखते हैं। 240 ये हो गया 240, और इन्होंने दिन कितने लगाए? 12 दिन। इन्होंने काम समाप्त किया 2/5 इक्वल टू व्यक्ति बचे 160, और इनके दिन निकालने हैं मुझे, और कार्य कितना छोड़ा है इन्होंने? 3/5 कार्य छोड़ा है। तो 5 से 5 काट लीजिए सावधानी पूर्वक, और 2 से ये कट गया आपका 6, और इधर 3 को नीचे रहने दीजिए, 3 को नीचे रहने दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। तो 8 दूनी 16, और 8 दिया 24, और 2 से भी काट दीजिए। हाँ, 2 से भी काट दीजिए, 2 दिया 6, तो 3 दिया 9, रुक जाइए, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। हमने 5 से 5 कैंसिल कर दिया, 2 से इसको काट दीजिए 6, और 0 से काट दीजिए आप 0, तो ये हो जाएगा D2 बराबर 24 गुणा 6 बट्टा 24 गुणा 6 बट्टा, और यहाँ 3, और ये आपका 16। तो 8 दिया 24, और 8 दूनी 16, और ये आपका कट गया 3 बार, तो 3 दिया 9 दिया 27, तो D2 आपका 27 आएगा। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो संपूर्ण 27 दिन तो आपके ये हो गए, और 12 दिन पहले वो काम कर चुके थे जो 240 लोगों ने किया था, तो आपके जो टोटल दिन आए वो आपके 39 दिन आए। तो इसलिए आपका बी आंसर यहां से सही रहेगा। ये कैलकुलेशन वगैरह जरा सावधानी से करें, जल्दबाजी में ना करें थोड़ा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना होगा? तो दिखाई दे रहा है कि 3 और 2 आपका 5 हो गया। अब 5 में 3 हिस्सा तो उसमें सोना है, 3 हिस्सा तो सोना है और 2 हिस्सा तांबा है। 3 हिस्सा सोना है और 2 हिस्से तांबा है। तो आप क्या काम करेंगे? पहले 100 को भाग कर लेंगे 5 से, क्योंकि टोटल टुकड़े कितने कर रहे हो आप? 5। तो एक टुकड़ा आ गया 20। तो 3 हिस्से आपका सोना है, तो 20 गुणा सोना कितना हो जाएगा? सोना हो जाएगा 20 गुणा 3 यानी 60। और तांबा कितना हो जाएगा? तांबा हो जाएगा 20 गुणा 2 यानी 40%। तो सोने का प्रतिशत पूछ रहा है, तो सोना आपका आ जाएगा 60%। एक आसान क्वेश्चन है, चलते हैं आगे। ये कह रहा है एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण कर सकती है। मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 10 घंटों में, तो दूरी कितनी तय करेगी? तो कुल यात्रा, अगर कुल यात्रा देखूं तो मैं 10 घंटे में पूर्ण कर रही है, 48 की रफ्तार से चल रही है, तो ये आ जाएगा 48 गुणा 10 यानी 480 किलोमीटर। तो अब कह रहा है यदि इतनी ही दूरी, मतलब 480 किलोमीटर को यदि इतनी ही दूरी 8 घंटों में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होगी? हाँ जी, 480 को 8 घंटे में कवर करना है, तो 480 बटा 8, तो ये आ जाएगा 8 छिक्के 48, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए। तो एक आसान क्वेश्चन था, जस्ट देखना है। चलते हैं आगे। कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है
एक टंकी में 2 नल लगे हैं, एक टंकी में 2 नल लगे हैं जो इसे क्रमशः 10 घंटों और 15 घंटों में भर सकते हैं। एक नल पूर्णतः भरी टंकी को 12 घंटों में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी के तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा? तो इनमें दिखाई दे रहा है कि 2 भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है। तो पहले आप देखेंगे आसान अप्रोच से, मतलब ट्रिक लगाकर कैसे हो सकता है, फिर आपको बेसिक्स भी समझा देंगे। तो ये कह रहा है पहले जो भर रहा है उसे देखते हैं। तो पहला नल कितने समय में भर रहा है? पहला नल भर रहा है 10 घंटे में। तो यहां 10 चूंकि भर रहा है तो आप प्लस का साइन लगा देंगे, अगर खाली कर रहा होता तो माइनस का लगाते। दूसरा नल कितने समय में भर रहा है? दूसरा नल भर रहा है आपका 15 घंटे में, तो यहां भी प्लस का साइन लगाएंगे। लेकिन तीसरा नल आपका खाली कर रहा है और वो 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीसरे नल के लिए आप 12 माइनस कर देंगे। तो अब आपको क्या काम करना है? इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का जो लैसा आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 10 छिक 60, 60 आ जाएगा। इन तीनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 60। अब आप 60 में भाग करो 10 का, तो 10 छिक्के 60 और प्लस का साइन लगाते रहेंगे क्योंकि यहां प्लस है। 15 चौका 60 प्लस का साइन, 12 पंजे 60, लेकिन यहां साइन आएगा माइनस का। अब इनको जोड़ लो, जो प्लस वाले हैं वो जुड़ेंगे और जो माइनस वाले हैं वो घटेगा। तो 6 4 10, 10 माइनस 5, 5 आ जाएगा। अब इस 5 से 60 को भाग कर देंगे, तो 60/5 ये आ जाएगा 12, यानी 12 घंटे लगेंगे। ये हो गया एक आपका ट्रिक वाला अप्रोच। अब आप बेसिक्स से देखेंगे। तो पहला नल देखते हैं। पहला नल क्या कह रहा है कि एक टंकी में 2 नल लगे हैं जो इसे क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो एक एक घंटे के लिए निकाल लो आप। पहला नल 1 घंटे में भरेगा, कितना भाग भर लेगा जी? 10 घंटे लगा रहा है तो 1 घंटे में 1/10 यानी 1/10। दूसरा नल 1 घंटे में भरेगा, 1/15 भाग। अब तीसरा जो नल है वो 12 घंटे में खाली कर रहा है, 12 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में 1/12 भाग को खाली कर पाएगा। तो वो लिख देते हैं कि तीसरा नल 1 घंटे में खाली करेगा कितना भाग? 1/12 भाग। तो तीनों को जोड़ दो और खाली करने वाले को माइनस करना है क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, 1 घंटे में भरा गया कुल भाग। हाँ जी, तीनों को जोड़ देंगे तो 1/10 प्लस 1/15, लेकिन ये भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है तो इसको आप घटाएंगे, माइनस 1/12। एलसीएम लिख दें तो 60 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 छिक्के 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा 1/12। तो 1 घंटे में जब तीनों नल खुले हुए हों, ध्यान दीजिए, जब तीनों नल आपके खुले हुए हों तो 1 घंटे में 1/12 भाग भर रहा है, यानी 12वां हिस्सा भर रहा है, तो टोटल भरने में 12 घंटे लगेंगे। तो यहां से भी आंसर आएगा 12। तो पूरी टंकी को भरने में लगा समय बराबर 12 घंटे। तो आप किसी भी अप्रोच से जा सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो। चलते हैं आगे।
कह रहा है किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। पहली बात तो साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला सभी जानते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। अब कह रहा है कि किस दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष में 2 गुना यानी मूलधन मेरा 100 रुपए थे और 2 गुना होकर 200 हो गए, यानी ब्याज उतना ही हो गया जितना मूलधन था। भाई मेरे 100 रुपए थे, मैंने 100 रुपए दिए किसी को, और 8 वर्ष बाद वो 200 हो गए। 8 वर्ष बाद हो गए वो 200। तो ये मूलधन तो मेरा 100 था, 200 हो गए, तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज उतना ही हो गया जितना मूलधन था। जितना मूलधन था उतना ही ब्याज हो गया, मिलाकर 200 हो गए। 100 मेरा मूलधन था, 100 मेरा ब्याज हो गया। तो मेरे टोटल कितने हो गए? मेरे टोटल हो गए 200। तो मेरा जो साधारण ब्याज है इस मूलधन के बराबर ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए साधारण ब्याज को भी मूलधन ही लिख दो। ये भी मूलधन हो गया। दर मुझे निकालनी है, समय मेरा 8 वर्ष है और नीचे रहा मेरा 100। तो मूलधन से मूलधन कट जाएगा और दर क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी 100/8, यानी 12×8 = 96 और तो 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। तो ऐसे सवाल ध्यान से करें, जरा आराम से हो जाएगा। ये कह रहा है कि 2 गुना हो गया, तो जितना मूलधन था उतना ही उसमें ब्याज मिल गया, तभी तो 2 गुना हुआ। 2 गुना होने का मतलब है जितना मूलधन था उतना ही ब्याज आ गया। तो इसीलिए मैंने इस मूलधन को ब्याज के बराबर रख दिया। तो साधारण ब्याज उतना ही रहा जितना मूलधन है इस सवाल के लिए। चलते हैं आगे। कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं? ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छा अप्रोच सिखाने वाला हूं मैं। एक आसान सा अप्रोच पहले देख लीजिए, बहुत आसान, बहुत बढ़िया अप्रोच। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले तो देखो, एक तरीका तो आपका समांतर श्रेणी का है, उसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इस अप्रोच को देखें जरा। ये कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। तो पहले ये देखो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 999। तो मैं पहले 1 से 999 तक जा रहा हूं। 1 से 999 तक जरा गौर फरमाना। अभी मैंने 2 अंकों की भी ले ली, 1 अंकों की भी ले ली है और 3 अंकों की भी। अब मुझे 999 तक की संख्याओं में 17 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखनी है। तो मैं क्या काम करूंगा? 999 को 17 से भाग करूंगा और ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ज्यादा परेशान होने की बात जरूरत नहीं है। तो आप क्या काम करो, 999 को 17 से भाग करो। 999 को 17 से भाग करोगे तो 58 बार सीधा सीधा भाग जाएगा। जितनी बार सीधा सीधा भाग जाए 58 दशमलव कुछ आएगा। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये काम है कि जितनी बार सीधा सीधा भाग जाए उसको लिख दो, तो सामने आ जाएगा 58। अब इसमें से अब आपकी जो 3 अंकों की संख्या है वो शुरू कहां से होती हैं? वो शुरू होती हैं 100 से। तो 1 से 99 तक का और निकाल दो। तो 1 2 3 एंड अप टू 99। तो हम ये देखेंगे कि 99 तक कितनी संख्याएं हैं जो 17 से भाग हो जाती हैं। तो आप वही करेंगे, 99 में सीधा भाग करो 17 का और देखते हैं सीधा सीधा कितनी बार जाता है। तो 17 चौका 68, 17 पंजे 85 और 17 छिक्की 102, 5 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन इस ब्रैकेट का यही काम है कि सामने वो दे देना जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है, दशमलव से पहले। तो 5। अब 1 से 99 तक तो
5 है, और 1 से 999 तक 58 है, तो 3 अंकों की कितनी रही? 3 अंकों की रही 58 माइनस 5 यानी 53। यानी 53 संख्याएं ऐसी हैं 3 अंकों की जो 17 से विभाज्य हैं। आपने वो हटा दी भाई, जो आपकी 100 से पहली पहली हैं वो आपने हटा दी। 100 से पहली पहली कितनी 17 से विभाज्य हैं? वो आ गई आपकी 5। और 1 से लेकर 999 तक की आई थी 58। अप्रोच बहुत आसान है, सबसे आसान अप्रोच यही है कि 999 को अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, 999 में आप 17 का भाग दो, सीधा सीधा जितने बार जा रहा है, जितने बार सीधा सीधा जा रहा है वो लिख देंगे, तो 58 बार सीधा सीधा जाएगा, सामने आ गया 58। अब ये तो 1 से लेकर 999 तक की संख्याएं जो 17 से भाग हो जाती हैं। अब मुझे इनमें वो भी शामिल हो गई जो 2 अंकों की संख्याएं हैं और जो 1 अंक की हैं। तो अब 2 अंकों और 1 अंक वाली हटा दो, तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को और देख लो कितनी 17 से भाग हो जाती हैं। तो 1 से लेकर 99 तक की, तो आप 99 में 17 का भाग दो, सीधा सीधा जाएगा 5 बार, 17 पंजे 85, तो 5 बार सीधा सीधा 5 बार जाएगा, तो यहां 5 आ जाएगा। 58 में से 5 घटा देंगे तो आपकी संख्या आ जाएंगी 53। या भैया एक सीधा तरीका आपका समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला है। 17 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या आपकी 102 होगी, तो 102 से मैटर शुरू होगा, अगली आ जाएगी 119, और ऐसे ही करते करते आपको लास्ट वाली देखनी है, तो उसके लिए भी एक 999 में 17 का भाग करना पड़ेगा, तो 58 बार जाएगा सीधा सीधा, तो लास्ट वाली लिख देनी है। तो आप क्या काम करोगे, 58 में मल्टीप्लाई कर लोगे 17 की, तो 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 पंजे 35, 35 5 40, 1 अट्ठे 8, 1 पंजे 6, 8 5 4 9, 986। तो आप जाएंगे इस सीरीज में 986 तक। तो आपको यहाँ काम क्या करना है, ये एक समांतर श्रेणी दिखाई दे रही है, इसमें पदों की संख्या काउंट करनी है, तो 17 से विभाज्य कितने अंक हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो आपके लिए एक फॉर्मूला है कि Tn बराबर प्रथम पद और पदों की संख्या -1 और सर्वांतर d। तो आप देख लो लास्ट पद क्या आ रहा है आपका, लास्ट पद आ रहा है आपका 986, प्रथम पद आ रहा है 102 और प्लस n-1 और सर्वांतर है कितने का, 17 का। तो आप क्या काम करोगे जी, ये आ जाएगा आपका n-1, तो 986 माइनस 102 बटा 17, तो इसको n-1 आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व होकर आ जाएगा, मैं तो यहीं से बता दूंगा सॉल्व होकर क्या आएगा, ये आ जाएगा 52 आपका, और n निकालें तो ये 1 इधर चला जाएगा, 53 हो जाएगा। तो ऐसे कितने पद हैं जो 17 से भाग हो जाएंगे, यानी इस श्रेणी में जितने पद हैं, इस श्रेणी में जितने भी पद हैं वो 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 17 से भाग हो जाती हैं, तो उनकी संख्या कितनी आई, 53 आई। लेकिन आप इस अप्रोच पर काम कीजिए, ये वाला जो है यहाँ 999 को मैंने 17 से भाग किया, सीधा सीधा भाग जितने टाइम जा रहा है, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना नहीं चाहते मत पढ़ो, तो सीधा सीधा भाग जाएगा 58 बार, 986 इससे आगे निकल जाएगा, फिर 999 से आगे निकल जाएगा, तो सीधा लिख दो आंख बंद करके 58। तो 1 से लेकर 999 में 58 संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से भाग हो जाती हैं। फिर 1 से 99 तक की निकाल दो, 1 से 99 तक की निकाल दें तो वो आएंगी 5। हाँ जी, तो 3 अंकों की 100 से शुरू होती हैं, 999 तक जाती हैं, तो 58 में से 5 निकाल दो तो 53 आएंगी। आशा करता हूं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा, और कमेंट में बताइए अगर आपको कोई परेशानी आती है। प्रैक्टिस सेट आपके शुरू रहेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि जो बच्चे अभी तक
मान लो किसी वजह से अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, तो हम आपको ऐसे अप्रोच दे रहे हैं, बेसिक से भी उठा रहे हैं, ट्रिक्स भी दे रहे हैं कि आप केवल प्रैक्टिस सेट को कर कर आपको इच्छित सफलता मिल पाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।